रात के अंधेरे में रागिनी की सिसकियां हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर राजीव ने रागिनी पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो रागिनी के दर्द को समझ सके। रागिनी का विवाह राजीव से 8 महीने पहले ही हुआ है। ससुराल में सास उमा जी, ससुर दिनेश लाल जी और देवर कमल हैं। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है, पर रागिनी की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं, और यह बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है कि उसे घर का कोई नियम पता नहीं था। हमेशा से यही रिवाज देखती आई कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। पर जब वह शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसके पति ने आकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा था। अब क्या तेरे होते हुए भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई तेरे चाचा चाची ने कोई नौकर भेजा है? जा रसोई में जाकर खाना बना। रागिनी अपने पति के इस व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चली गई और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोस्त भी दे तो किसे? माता पिता तो थे नहीं, चाचा चाची ने पाला था। 18 की होते ही अपने सर का बोझ उतार दिया था और राजीव के साथ उसका विवाह करवा दिया, जो उम्र में कोमल से 10 साल बड़ा था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बात पर राजीव रागिनी पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता, पर आज तो वह इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने रागिनी पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। घर पर आज कमल की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब कमल के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उसी समय शगुन के आए हुए सामान को रागिनी की सास ने रागिनी से अंदर कमरे में ले जाकर रखने को कहा। उसी समय दिनेश लाल जी ने रागिनी से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। रागिनी पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और राजीव इसी बात पर रागिनी पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी, वह पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई। जबान लड़ाती है मुझसे? राजीव ने आव देखा ना ताव रागिनी के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। उमा जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसकी सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनहूस लड़की, यह क्या हरकत करी है तूने? जरा सी शर्म है या नहीं तुझे? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकतें करती है। जब सबने रागिनी की तरफ देखा कि उसने चूड़ियाँ उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे, देखकर राजीव आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने रागिनी को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से जबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और यह चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति जिंदा है, उमा जी ने चिल्लाते हुए कहा। सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी है या कमजोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था
उस समय उसने ही कहा था कि आपके बेटे चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं, इसलिए आप कमज़ोर नहीं हैं। उमा जी को अपनी कल की बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। रागिनी ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझकर कहना मेरे सामने। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ी पहन नहीं रखी, तो वही दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी। आप लोगों का फिर जो होगा देखा जाएगा। अपनी बहू का ऐसा रौद्र रूप देखकर घर के सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद राजीव ने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया और रागिनी इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।